सीनियर सहाफ़ी खुर्रम हुसैन हमारे साथ शरीक हुए हैं और चंद सवालात उनसे करने हैं। शुक्रिया खुर्रम हुसैन हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का मुर्तज़ा साहब। खुर्रम हुसैन, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कल ही की बात है कि हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना जिन्होंने अभी एक कोट एंड कोट मिनी बजट पेश किया है, अभी उस पर बहस नहीं हुई है। कल ग़ालिबन सेनेट का इजलास है, शायद वहाँ भी ये पेश होगी बहस के लिए और जो रिकमेंडेशंस हैं उनके लिए। लेकिन कल ही उन्होंने जियो टीवी को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है, इस बात को तस्लीम किया है कि इस दफ़ा आईएमएफ की जो शराइत हैं, वो बहुत सख्त थी। और उन्होंने कहा पिछली दफ़ा जब वो पीपल्स पार्टी के ज़माने में वज़ीर थे, तो बताया कि उस ज़माने में तो बिल्कुल ये एक केक वॉक था कि हम गए और उन्होंने अप फ्रंट 40% पैसे भी दे दिए और कहा बस जो चीज़ें लेनी है, ले लें। तो एक पैसों की बारिश हो रही थी। इस दफ़ा इतनी सख्त उन्होंने शराइत रखी हैं और उसकी वजूहात उन्होंने बताई कि ये जो जियोपॉलिटिक्स है, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसलिए जो है वो हम पर ये सख्त शराइत आयद की हैं। ये खुद उन्होंने तस्लीम किया। तो अब ऐसे सख्त शराइत में जो ये आईएमएफ का बजट जो 12 जनवरी का रिव्यू है वो भी शायद आगे चला गया है। तो पहले तो ये बताएं कि ये उनका ये तस्लीम करना ये क्या खबर देता है हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए और आईएमएफ से ताल्लुकात के लिए? ये खबर तो अच्छी नहीं देता ये, और लाजिम फाइनेंशियल मार्केट्स इस पे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि अगर ये बात सही है और उनकी एनालिसिस के मुताबिक ही हम लोग चलें, तो इसका मतलब है कि आपके ताल्लुकात अमेरिका के साथ आने वाले दिनों में बेहतर तो नहीं होने वाले। तो ये सख्ती जो जो की जा रही है, ये भी चलेगी, और अगर ये इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान के एक्चुअली माशी हालात जो हैं वो बहुत नाजुक हैं अभी मुर्तजा साहब। काफी हद तक सऊदी अरब से लोन लेके और आईएमएफ से पैसे लेके अगस्त के महीने में उसको पूरा किया हुआ इन्होंने, लेकिन एक्चुअली बहुत नाजुक सूरत हाल है माशी सिचुएशन पे। तो अगर ये बात इनकी सही है कि हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से हमारे ऊपर सख्ती की जा रही है, तो दैट मीन्स फिर तो ये फॉरसेबल फ्यूचर की 2-3 और भी बातें देखनी चाहिए। नंबर वन कि ये क्या इतनी बड़ी एक एडमिशन है कि अब तक कितने सालों से पाकिस्तान एक जियो पोलिटिकल रेंट्स पे एडिक्टेड रहा है। एडिक्शन की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए हम लोग साइड पे थोड़ा कुछ काम उनके लिए कर रहे होते हैं, उनका जो गंदा काम जो वो खुद नहीं करना चाहते हमसे करवाते हैं फिर, तो वो काम करते हैं और उसके अगेंस्ट हमें फिर आईएमएफ से पैसे मिला करते थे। तो एक तो ये एडमिशन है इस बात की, और ये वो बात है जो काफी और जो लोग इस रिलेशनशिप को फॉलो करते आए हैं ओवर द इयर्स, वो काफी सालों से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज एडिक्टेड टू जियो पोलिटिकल रेंट सीकिंग बिहेवियर। नंबर टू कि आईएमएफ सख्ती आपके ऊपर सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि आप जियो पोलिटिकली वो आजकल इतने गुड बुक्स में नहीं है अमेरिका के। आप याद करें कि मार्च के महीने में क्या हुआ था जब हफीज शेख साहब गए थे आईएमएफ से, पूरा प्रोग्राम निगोशिएट करके लाए थे। उस प्रोग्राम में जो प्रायर एक्शंस थी वो यही थी जो आज है कि एक मिनी बजट आप लाएंगे, आप टैक्स एग्जेम्पशंस विथड्रॉ करेंगे, आप इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स करके पॉजिटिव टेरिटरी में लेके आएंगे, आप एक स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके तहत स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी जाएगी, और ये टैक्स एग्जेम्पशंस विथड्रॉ करना, और उसके आने वाले बजट जो होगा वो आप एक ऑस्टेरिटी बजट रखेंगे जिसमें आप डेवलपमेंट स्पेंडिंग को, तब भी 200 अरब रुपए का कट उसमें उन्होंने रेकमेंड किया था, ये सारे स्टेप्स देंगे। ये सारे स्टेप्स को कैबिनेट अप्रूवल के बाद उन्होंने आईएमएफ को बताया हमने पूरी कर ली आपकी शराइत, तो उसके बाद आईएमएफ ने वहां से पैसे रिलीज कर दिए, और पैसे जैसे यहाँ पहुंच गए तो ये लोग मुकर गए और उन्होंने माइंड चेंज कर लिया कि नहीं, हम एक्चुअली ये कंडीशंस अब नहीं मानते,
हम इनको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, और उन्होंने अपना पूरा फाइनेंस मिनिस्टर निकाल दिया, नए फाइनेंस मिनिस्टर को ले आए, और कैबिनेट अप्रूवल के बाद यानी कि हैरत की बात तब ये थी कि वाकई में इन्होंने ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली आके ये अनाउंस किया था कि स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल हमने पढ़े बगैर पास किया था। ये इतनी हैरत की बात है कि इतनी बड़ी लेजिस्लेशन होने जा रही है, आपके इतने इंपॉर्टेंट इदारे को इतना प्रोफाउंडली, इतनी डीपली उसको उसका आर्किटेक्चर पूरा बदला जा रहा है, और आपने पढ़े बगैर उसका अप्रूवल दे दिया एट द फेडरल कैबिनेट लेवल, और ये बात आप फखर से मान रहे हैं पब्लिक में आके। तो जाहिर बात है, जब ये बात हुई है, आईएमएफ की नजरों से आप इसको देखें, वो कह रहे हैं कि यार आप लोगों ने एक बात मान ली, पैसे ले लिए, और पैसे लेने के बाद आप मुकर गए, और इस एक्सक्यूज से मुकरे कि हम लोग ये कंडीशंस अप्रूव कर लिया था हमने माने बगैर। तो जाहिर बात है कि उसके बाद कोई भी इदारा हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो कोई भी हो, वो भी डबल कॉशियस हो जाएगा कि भाई इस दफा तो अब आप हमें सिर्फ अप्रूवल नहीं, अब तो हमें पूरा पास करके दिखाएं ये वाला बिल। तो ये अभी जो वो कीमत अदा कर रहे हैं, कुछ हद तक तो ये जियो पॉलिटिक्स की है, नो डाउट, लेकिन काफी हद तक ये इसकी भी है। ये जो उन्होंने हरकत मार्च में की थी, जो आई थिंक पूरी तरह यहाँ पे लोगों को इस तरह समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है, लेकिन बाहर के लोगों को तो पता है जिनसे आप पैसे ले रहे हैं कि आप पैसे लेने के बाद मुकर जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब आप पहले वो शराइत पूरी करें जो आपने कहा है आप कबूल करेंगे इस पैसे के अगेंस्ट, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। अब ये फंस गए हैं कि अब उनको पढ़ना पड़ रहा है वो वाला बिल, और पढ़ने के बाद उनको एहसास हो रहा है यार इसमें तो वो बातें लिखी हैं जो शायद हमें अगर गौर किया होता तो शायद हम ना कबूल करते, हम शायद ना मानते। और अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप खुद देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में पेश होने के बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं, पीएम हाउस में से लोग कह रहे हैं, रिपोर्टर्स को बता रहे हैं कि नहीं पीएम साहब खुश नहीं है इस बिल से। अभी तक नहीं पता कि इसके साथ क्या होगा, वापस खींच दिया जाएगा, ट्रेजरी बेंचेस में क्या कैसे रिएक्ट किया जाएगा, वी हैव नो आइडिया। तो अनसर्टेनिटी उन्होंने जिस लेवल की क्रिएट कर दी है, ये तो मैंने कम ही देखी है। आपने इस गैर यकीनी सूरत हाल का भी जिक्र किया, और जो मुतज़ाद किस्म के जो बयानिए चल रहे हैं सरकार के अंदर उनका भी जिक्र किया। तो इन मुतज़ाद बयानियों के साथ और इन फाइटिंग्स और इस तरह की जो इनडिसिशन है, उसका मार्केट पे तो कोई असर पड़ता है ना? मार्केट पे असर तो पड़ता है। आज के दिन मुझे तो इतना ज्यादा असर अभी नहीं नजर आया मंडे के दिन पे, लेकिन आई थिंक जैसे हम लोग आगे चलेंगे, अभी मार्केट सारी मार्केट जो है जिनसे मेरी बात हो रही है फाइनेंशियल मार्केट्स में, वो सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि 12 जनवरी की डेडलाइन मीट होगी या नहीं आईएमएफ प्रोग्राम अप्रूव होने की। वो उसके तो नहीं बाद जो होगी। सवाल हाँ, वो तो और नहीं होगी। अब उसके ऊपर शक आ गया, क्योंकि चंद रोज पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के अपने जो स्पोक्समैन है वो ट्वीट करके कह रहे थे कि नहीं वाकई में 12 जनवरी की डेडलाइन मीट होएगी, और उसी के चंद रोज जो आप मिस कर रहे हैं, ठीक है ना, और इतने कैजुअल अंदाज के चलो अगर 2-4 दिन ऊपर भी हो गया, अब 2-4 दिन की तो बात नहीं है ना, अब तो मेरे ख्याल में कोई 4 महीने ऊपर हो गई ये बात। ये तो मिड अक्टूबर में आपको याद होगा मैं बताया जा रहा था कंप्लीट हो जाएगा, अब मिड जनवरी आ गई। तो अभी तक अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये कंडीशंस मीट कर सकेंगे और ये डेडलाइन मीट कर सकेंगे, तो द मार्केट वांट्स टू नो कि फिर कब तक होएगा ये काम, और अगर होएगा भी या नहीं। क्योंकि अगर नहीं हो रहा तो फिर इसका जो इम्पैक्ट है वो लाजिम एक्सचेंज रेट के ऊपर आएगा, लेकिन कितना बड़ा इम्पैक्ट होएगा वी कैन नॉट से। लेकिन मार्केट में फिर डॉलर्स खरीदने की जो पैनिक बाइंग ऑफ डॉलर्स जो है वो काफी हद तक ऑलरेडी चल रही है, लेकिन वो मजीद और फिर ऊपर जा सकती है। अभी ये पार्लियामान ने जो स्टेट बैंक वाला जो कानून है वो भी मंजूर नहीं किया। बजट तो शायद मंजूर हो ही जाएगा, लेकिन जो टैक्स वाला जो कानून है, अगर वो सिंपल एक्ट भी मंजूर करना है और अगर सेनेट ने उसको उड़ा दिया, जो मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, तो उस सूरत में इनको लामहला दोबारा फिर
मुश्तरका इजलास जो है, जॉइंट सिटिंग जो है वो करनी पड़ेगी, और वो कब होगी। तो ये जो अदम बेयकीनी की जो सूरत हाल है, ये और मजीद तूल पकड़ सकती है। और साथ ही ये भी कि जिस जियोपॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे हैं शौकत तरीन साहब, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आने वाली। उसमें कोई पाकिस्तान के हक में तो कोई तब्दीली नहीं आने वाली, बल्कि यहाँ तो जो अफगान तालिबान है वो भी हमें आंखें दिखा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अभी तो यही सिचुएशन है जैसे आपने बताया। अगर ये मिनी बजट नहीं पास कर सकते तो इसका मतलब है कि ये लोअर हाउस में एक सिंपल मेजोरिटी नहीं कमांड कर सकते, क्योंकि सेनेट की जो भी रिकमेंडेशंस है वो नॉन बाइंडिंग होती है। बिल्कुल। तो मिसाल के तौर जैसे आप कह रहे हैं कि अगर सेनेट में उसको वो काफी सारे एतराजात लगा के आगे भेज दें लोअर हाउस पे, तो कोई भी गवर्नमेंट जो अपनी मेजोरिटी पे कॉन्फिडेंट है वो फिर भी उसको वोट पे ला सकती है हाँ, और सिंपल मेजोरिटी के जरिए पास खुरम करवा सकती खुरम खुरम फाइनेंस बिल को तो कर सकते हैं, लेकिन स्टेट बैंक का जो कानून है, है। हाँ, स्टेट बैंक का कानून नहीं कर सकते। उसको मैं अगर एक्चुअली मिनी बजट की सेनेट बात, उड़ा दे तो फिर तो मसला हो जाएगा, फिर इनको फिर तो ठीक जॉइंट ठाक सेशन में मसला जाना होगा। पड़ेगा। फिर तो ठीक ठाक मसला हो जाएगा। और जो भी हमें अभी लग रहा है कि जिस तरह के एतराजात आ रहे हैं कि काफी पावरफुल क्वार्टर्स में रिजर्वेशंस हैं इस बिल के बारे में, तो अब उन कंडीशंस के अंडर क्या गवर्नमेंट वो वाली मेजोरिटी ला सकेगी जिसकी जरूरत है, खासतौर पे सेनेट में जहां पे नंबर्स भी उनके फेवर में स्टैक्ड नहीं है। नहीं। तो अब यही बहुत बड़ा टेस्ट सामने आ गया है। एंड आई थिंक शौकत तरीन साहब खुद बड़े आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि भाई अगर जब 12 जनवरी की डेडलाइन ना भी आए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात है या नहीं, इसका फैसला तो एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट्स करेंगी, बिल्कुल। ना गवर्नमेंट ना शौकत तरीन साहब। मुजम्मिल, आपने कुछ पूछना है खुर्रम हुसैन से, इससे पहले कि हम उनको इजाजत दें? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो मुकम्मल बैकआउट कर दे? देखिए, ऑप्शन तो है, मर्जी के मालिक हैं ना हम लोग आखिर, नहीं लेकिन नहीं, उसके कॉस्ट के तनाजुर में सवाल तो ये है कि कॉस्ट, उसकी मुकम्मल कॉस्ट को बैकअप करने की कॉस्ट क्या आपको पे करनी पड़ेगी और वो कॉस्ट क्या आप बेयर करने के लिए तैयार हैं। तो पहली चीज, उस कॉस्ट का जो इम्पैक्ट है वो आपके एक्सचेंज रेट पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ऑलरेडी पैनिक बाइंग चल रही है, फ्लाइट टू द डॉलर थोड़े हद तक, इट्स नॉट इतनी कोई अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि हम कह सकते हैं कि रन ऑन द रिजर्व्स हो रहा है और एनीथिंग। बट अगर एक डिफिनेटिव सिग्नल आ जाए कि आईएमएफ प्रोग्राम तो गया, तो फिर आपका एक्सचेंज रेट जो है दैट इज प्योरली इन द फाइनेंशियल इन द स्टेट बैंक्स हैंड्स। और वहां से आगे फिर कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान को स्टेज तक पहुंचने में जहां पे उनके हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो 1 महीने का इंपोर्ट का वो ना बर्दाश्त कर सके, दैट विल बी एनीबॉडीज गैस। तो आई डोंट थिंक ऐसी सिचुएशन में कोई, व्हाट्स योर गैस? माय गेस इज कि द कॉस्ट विल बी टू स्टीप टू बेयर, और कुछ ना कुछ लोग रास्ता निकालेंगे, मजबूर इवेंचुअली हो जाएंगे। जब रुपया 200 रुपए का पे अगर पहुंच के बातें करना शुरू कर देना मुजम्मिल साहब, तो उसके बाद सभी जाग जाएंगे। ऑलरेडी 170 जब इसने क्रॉस किया तो अलार्म बेल्स बजी हैं गवर्नमेंट में। अब जाके थोड़ा उन्होंने वो हजम कर लिया उसका इम्पैक्ट, लेट इट क्रॉस 180, लेट इट अप्रोच 200। उसका इम्पैक्ट जैसे आपकी इकोनॉमी के थ्रू कैस्केड करेगा ना, इन्फ्लेशन के जरिए, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के इरोजन के जरिए, और एक एक करके आपकी क्रेडिट रेटिंग्स जैसे डाउनग्रेड की जाएंगी, आपकी इकोनॉमी में जैसे स्लो डाउन जिस स्पीड पे आएगा, और जो अप्रोर एक बिजनेस कम्युनिटी से उठेगा, वो इमेजिन करना अभी मुश्किल है इस स्टेज पे। लेकिन आई डोंट थिंक एनी गवर्नमेंट, अगर एक जरा भी इनमें फोरसाइट है कि वो इस किस्म की सिचुएशन को विलिंगली एम्ब्रेस करना चाहेंगे। खुर्रम, इससे पहले कि हम आपको इजाज़त दें जाने की, मैं आज आपके अखबार का इदारिया भी देख रहा था। ये जो वज़ीर आज़म ने लाहौर में ऐलान किया है कि जी ये जो डीएचक्यूज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट जो हेड हॉस्पिटल्स हैं और जो तहसील में, वहाँ पर तो वैसे भी डॉक्टर्स आते नहीं हैं, तो इनकी क्या ज़रूरत है, हम बस वो हेल्थ कार्ड वो कर रहे हैं। वो अब उसके लिए जो आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए 375 अरब जो है उसकी टैक्स लगा रहे हैं। तो ये 400 अरब रुपए जो हैं, वो जो
हेल्थ कार्ड के लिए जो देना चाहते हैं, वो किधर से? प्राइवेट सेक्टर को ले आती है टू डू सोशल सर्विस डिलीवरी। मैं तो बहुत स्केप्टिक हूँ, ये गवर्नमेंट का काम है, स्पेशली फार फ्लंग एरियाज में, स्पेशली उन एरियाज जहां पे वैसे हॉस्पिटल्स की कमी है, डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी है। ये तो एक फॉर्मूला है कि अपने हाथ धो लेना। एक काम जो अगर आपसे नहीं संभल रहा, तो बजाय इसके कि आप अपनी काबिलियत में इजाफा करें, आप अपने हाथ ही धो लें उस काम से। ये तो एग्जैक्टली वो चीज होगी। कल को यही चीज ये लोग एजुकेशन के साथ करना शुरू कर देंगे कि प्राइवेट स्कूलों में भेजें अपने अपने बच्चों को, हम अपने हाथ धो रहे हैं इससे। ये चीज कहाँ तक जाके रुकेगी? कि ये गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंटरेस्ट और अमीरों के इंटरेस्ट को सर्व कर सकती है, और जहां पे कोई अवाम का इंटरेस्ट आता है उधर ये प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देती है और कहती है कि ठीक है, हमसे नहीं होता, ये लोग करेंगे, हम अपने हाथ धो रहे हैं इससे, और पैसे हम इन प्राइवेट इंटरेस्ट को दे देंगे, वहां से आगे आप लोग खुद फिर अपनी तरफ ले आए। मैं तो शदीद शुरू से अपोज रहा हूँ। ये प्रपोजल्स 10 से ज्यादा साल हो गए आते रहे हैं पाकिस्तान में कि, और ये बाय द वे एजुकेशन सेक्टर में भी एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज अ पुश कि आप गवर्नमेंट को स्कूलिंग से निकालें और प्राइवेट इनिशिएटिव्स जो हैं उनको आप लेके आए, और उसके लिए भी मुख्तलिफ स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर इसमें ये लोग कामयाब हो गए तो वहां पे भी फिर लेके आएंगे, और एक एक करके गवर्नमेंट जो है वो लोगों की जिंदगी से निकल जाएगी, आवाम की जिंदगी से, और कोई उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं रह जाएंगी आवाम की बेहतरी को परस्यू करने के लिए। तो मैं तो उस इदारे से 100% एग्री करता हूँ जिसका आपने अभी जिक्र किया है, और पिक्चर्स भी दिखाई हैं स्क्रीन पे, कि government should be urged to maintain its commitment to providing social services like health and education for the poor. इस पर हम आइंदा भी प्रोग्राम करेंगे। इसके बहुत सारे पहलू हैं, इन पेशेंट और आउट पेशेंट, इसमें इंश्योरेंस कंपनीज का कितना हिस्सा है, प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से प्रॉफिट करेगा। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक होने के लिए। बहुत थैंक यू फॉर मेहरबानी। मुजम्मिल, आप इस पर कुछ बात करेंगे? ये जो काम शुरू किया है इन्होंने, कौन सा IMF वाला? नहीं, वजीर आजम ये जो ऐलान किया है कि जी ये DHQs वगैरह इनको बंद करें, और जो है वो हमारा जो हेल्थ कार्ड है तो बस फिर सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हेल्थ कार्ड जो है ना, इसकी एक लिमिटेड यूजेज है। मसलन ये ट्रॉमा सेंटर्स में नहीं चलेगा, OPD में नहीं चलेगा। अब देखिए ना, किसी आदमी को इमरजेंसी हुई तो वो मुतलका DHQ और THQ में जाता है। अगर आप DHQ और THQ में चले जाएंगे तो वो कौन सी इमरजेंसी में जाएगा, और फिर इमरजेंसी में जाएगा तो पे कर रहा होगा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जा रहा होगा और वहाँ हेल्थ कार्ड भी नहीं चल रहा होगा। फिर दूसरी बात यह है कि OPD नहीं होगा। DHQ THQ में डॉक्टर्स बैठते हैं। आप बहुत सारी आपकी मतलब बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए आपको एडमिट नहीं होना पड़ता, और आप मुसलसल डॉक्टर की काउंसलिंग में होते हैं और दवाइयां खरीद रहे होते हैं। इसमें मेडिसिन भी नहीं है, इनमें टेस्ट भी नहीं है इस कार्ड में। और आप ये समझे कि जब आपको कोई डॉक्टर टेस्ट लिख के देगा OPD का, आप वो टेस्ट भी नहीं करा इस कार्ड से करा सकते। और डॉक्टर ने कहा एक्सरे करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, MRI कराने के लिए कह देते हैं, CT स्कैन कराने के लिए कह देते हैं। अभी तो DHQ में CT स्कैन वगैरह भी लगाए जा रहे थे। तो अगर आपने उनको बंद कर दिया, और हेल्थ कार्ड हर चीज का हल नहीं हो सकता। गायनेकोलॉजी का हल जो है बच्चे पैदा करना है, क्या आपने हेल्थ कार्ड पे करनी है? मेरा मतलब है कि क्या गरीब आदमी अब बच्चे जो है वो हेल्थ कार्ड पे तो नहीं गायनेकोलॉजी की फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, वो DHQ THQs में होंगी। जो शुगर के और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ये जो आप इसको उससे रिप्लेस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटजी बिल्कुल काम नहीं करेगी। अभी तो देखे ना, लोग सारे क्या लाहौर आएंगे, सारे मुल्तान आएंगे। आप DHQs को खत्म कर देंगे, लोग किधर जाएंगे? ट्रेवल करके अस्पतालों की तलाश में बड़े शहरों तक आएंगे, आने तक
आपने हेल्थ को लोकल डोर स्टेप पे देना है या खत्म करके उसको अर्बनाइज करके बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक महदूद कर देना? मुजम्मिल, सबसे ज्यादा इस हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल तो हुआ है रिफतुल्लाह औरंगज़ई के सूबे में, खैबर तो पख्तूनख्वा में। बल्दियाती के नताइज देख लें फिर आप, हेल्थ कार्ड ने क्या धूम मचाई है वहां पर, जिले जिले में धूम मची हुई है। मेरा मतलब है अगर हेल्थ कार्ड ही बचा सकता है तो फिर और चाहिए क्या? मैं एक खबर देख रहा था जिसमें सेहत कार्ड के जो फवायद है वो बयान करते हुए जो तफसीलात बयान की गई, उसमें ये कुछ डिलीवरीज का जिक्र था, गायनोकोलॉजिकल, जो बच्चों की जो पैदाश है। तो जो इस हेल्थ कार्ड पे हुए, उसमें जो सिजेरियन सेक्शन, जो ऑपरेशन के जरिए जो हुए, वो कोई 23,800 के करीब थे, और जो नॉर्मल डिलीवरीज थी वो 21,000 थी। अब इससे जो बात सोचने वाली है वो ये है कि सिजेरियन या जो ऑपरेशन के जरिए जो बच्चे पैदा होते हैं वो तो बहुत रेयर है। हाँ, ये जान के बहुत, करते हैं पैसे बनाने के लिए। तो शक यही निकलता है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, उनको तो बिल बनाना है जो आपको 7 से 10 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो हम प्राइवेट जो अस्पताल है उसके तो इंटरेस्ट में यही है कि जितने जल्द से जल्द उसमें से पैसे निकाल सकते हैं वो निकालें। वो तो प्रॉफिट पे चलते हैं, वो इसलिए तो नहीं चलते हैं कि जी पब्लिक सर्विस करनी है। तो मैं बहुत हैरान हूँ, ओपीडी आपने बता दिया कि वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो पहले जो है वो डीएचक्यूज या टीएचक्यूज के अंदर अगर ओपीडी में डॉक्टर्स बैठते थे तो कुछ दवाइयां भी थी। तो जो मैंने सुना है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बहुत मसाइल हैं हेल्थ के हवाले से, दवाइयों के हवाले से। रिफत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको इमरान खान साहब का एक गुफ्तगू सुनाता हूँ। उनके बकौल के पुराने हॉस्पिटल्स को ठीक करना नामुमकिन है, नए हॉस्पिटल आप नए बुनियादों पर, पुरानों को ठीक नहीं किया जा सकता। ये तो वो इसलिए मेरा हाल नेहरू की बांसुरी वाली है कि शहर जल रहा था और वो बांसुरी बजा रहे थे। रिफत, आपकी क्या है मालूमात इस हेल्थ कार्ड के हवाले से, अगर मुख्तसरन बता सके इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को खत्म करें। सोलंकी साहब, मैं बीच में ये लाइन कट गई थी, मैं अब आपको नहीं सुन सका कि उसके तहत सिर्फ ये था कि अस्पतालों में दवाइयां जो है वो फ्री कर दी गई थी, कुछ मतलब फीसिस वगैरह में भी कमी की गई थी, कुछ सहूलियात दिए गए थे। फिर जब ये इनकी ये 2018 में हुकूमत बनी तो अब इन्होंने उसी मंसूबे को जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, अब वो सेहत प्लस कार्ड के नाम से। तो अब ये है कि ये तकरीबन कोई 57 या 58 लाख फैमिलीज जो है उनको पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा के अजला है उनको ये जो सर्विसेज है ये एक्सटेंड कर दी गई है। पहले ये कबायली अजला में नहीं था, अब उनके लिए भी जो है ना ये वहाँ पे भी ये सहूलियात दी जा रही है। तो इसके तहत और इसके अलावा मतलब आम से अस्पताल है जहाँ पे बस वो ये है कि उनको बस
शामिल तो किया गया है, लेकिन वहाँ पे वो सहूलियात नहीं है। जैसे अब अगर कार्डियक कोई मसला है तो वो जाहिर है कि वो वहाँ पे उस तरह के कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है। तो ये इसमें थोड़े से मसाइल आ रहे हैं, और इसके लिए जो फंडिंग है, पैसे, वो आज मैंने खुद जो है ना, इनका जो एक ये मंसूबा, जिसने ये मंसूबा बनाया है, उससे मेरी बात हुई थी। तो ये वो जो बजट में मतलब हेल्थ के लिए पैसे रखे जाते हैं, ये हाँ वही फंड है जो हर साल मतलब रखी जाती है मतलब इनके लिए। तो अब इस हाँ ये जो अब पिछला जो बजट था, उसमें ये तकरीबन इस मंसूबे के लिए 21 अरब रुपए रखे गए थे। तो हाँ अभी जब ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो फिर ये दोबारा से जो है ना, उसमें वो ये मतलब इसको एक्सटेंड करेंगे। और इसमें ये जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, इनके साथ इनका मुआहदा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, उनके सही जरिए से ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक। मुजम्मिल, बात बातें तो काफी सारी हैं, लेकिन हमारा आज का वक्त खत्म हो रहा है। तो अगर आपने कोई बात करनी है तो जरूर कीजिए, वरना हम आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हेल्थ कार्ड है, ये इस पर भी इन्हें यू टर्न लेना पड़ जाएगा। आई थिंक नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, और इससे आम आदमी उस तरह फायदेमंद, इसकी जगह इन्हें अपने हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना चाहिए, हॉस्पिटल्स को और सबको। ये नेमुल बदल नहीं हो सकता अस्पतालों। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज इजाजत दीजिए। कल शाम रात को 9 बजे फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।